जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, आज हम चलते हैं उनके न्यूमेरिकल्स के ऊपर। जो अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं इस लेसन के, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से हेल्प से बाकी कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में वैसे लिखना। जैसा कि फर्स्ट न्यूमेरिकल लिखा हुआ है यहाँ पे, 7 नाइट्रोजन 14 पर नाभिक पर आवेश का मान हमें ज्ञात करना है। 7 नाइट्रोजन 14। आप ध्यान से देखें, हमने पहले 10th क्लास में 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी नाभिक को दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं जेड अक्ष ए। क्या लिखते हैं? जेड अक्ष ए। हियर व्हाट इज जेड? जेड होता है परमाणु क्रमांक, ये ए क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और हम जानते हैं परमाणु क्रमांक के अनुसार उनके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। मतलब सीधी सी बात हम कह सकते हैं, इस जगह पर कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन्स हमें दिखाई दे रहे हैं? 7 दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहाँ जो आवेश का मान होगा वो आवेश की क्वांटिकरण से हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? Ne होता है। बोलो क्वांटिकरण से क्या होता है? Q बराबर Ne। तो Q बराबर बोलो N, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन? 7। तो हम लिखते हैं 7 इंटू E। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलम। तो Q बराबर कितना आ जाएगा? 7 6 42 2 4 7 एकम 7 4 11 11.2 इंटू 10 की घात माइनस के 19 कूलम। मतलब 7 नाइट्रोजन 14 के नाभिक पर कितना कूलम आवेश होता है? 11.2 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलम आवेश उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हमें अगले क्वेश्चन में अक्ष को पहचानना है। किसको पहचानना है? अक्ष को। तो आप ध्यान से देखिए, हमने इस अक्ष को पहचानना हमें आवेश संरक्षण नियम से। किसे पहचानना है? आवेश संरक्षण के नियम से। हम जानते हैं आवेश संरक्षण कहता है अभिक्रिया से पहले का आवेश और अभिक्रिया के बाद का आवेश क्या होता है? एक समान होता है। ओके, तो हम लोग चलते हैं एक बार आवेश के पास। यहाँ पर ये परमाणु क्रमांक है और परमाणु क्रमांक के अनुसार ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे कितने, 4 और 1 5। मतलब अभिक्रिया से पहले परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। तो अभिक्रिया के बाद भी कितना होगा? 5 होगा। तो यहाँ तो कितना दिख रहा है? 0। तो अभिक्रिया संतुलित करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 5। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 5। ओके, ऊपर चलते द्रव्यमान संख्या पर ये कितना है? 1 9 और 1 10। ये कितने हैं? 1। तो यहाँ कितने बचेंगे? 9। तो ये लीजिए 9। अब आप देखिए ये कौन सा तत्व है? ये कौन परमाणु होगा? तो आप जानते हैं, हम जानते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो आप देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर। तो आप देखिए 5 नंबर पे कौन आ रहा है? 5 नंबर पे आ रहा है बोरोन। कौन आ रहा है? बोरोन। मतलब हमारे पास ये जो अक्ष है ये कौन है? बोरोन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ है 6 और 1 7। तो हम क्या लिखेंगे? 7। ऊपर कितने? 12 और 1 13। तो देखो 7 अक्ष 13। 7 पे कौन आता है? नाइट्रोजन। मतलब ये तत्व कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। अगला क्वेश्चन, 8 ऑक्सीजन 15 और 1 H1। 8 और 1 कितने? 9। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 2। कितने बचे? 7। ये लीजिए 7। 15 और 1 16। इधर कितने हैं? 4। कितने बचे? 12। तो 7 अक्ष 12। 7 पे कौन है? 7 पे कौन है? नाइट्रोजन। तो ये कौन होगा? नाइट्रोजन। मतलब ये अक्ष तो कौन होगा? नाइट्रोजन होगा। ओके, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। रवि, अगला क्वेश्चन है, हमारे पास 2 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 2 आवेश। 2 आवेश 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम और दूसरा आवेश है 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलम आवेश वायु में परस्पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर उपस्थित है। तो लगने वाले बल की हमें गणना करनी है। तो हमें पता है 2 आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल लगता है, जिसको हमने कूलम बल कहा था। और कूलम बल का फॉर्मूला होता है E बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रश्न अनुसार बोलो K का मान हवायु निर्वात के लिए कितना होता है? 9 गुणा 10 की घात 9। तो K का मान कितना रखा? 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1। व्हाट इज Q1? ये Q1 पढ़ा। Q1 कितना है? 2 गुणा 10 की घात माइनस के 7 इंटू Q2। व्हाट इज Q2? ये पढ़ा Q2। 3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 अपॉन R स्क्वायर। R कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो ये 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे 10 की घात माइनस 2। तो 10 की घात माइनस 2 और इसका भी होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। F बराबर, तो देखो ये आगे सोल्व करेंगे इसको। तो देखो कितना 9 दूनी 18 18
9 दूनी 18, ये मार्क्स तो आ रहा ना 2 गुणा 30। ओके आगे देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं आगे। तो 9 गुणा 10 की घात 9, हम लोग एक बार इसको लिखते हैं 18 गुणा 10 की घात 7, 10 की घात -7, 10 की घात -14 और 10 की घात 9, तो कितना बचा 10 की घात -5, तो 10 की घात -5 इंटू 7 में कितने 2, तो इतने 7 में गुणा 3 बटा नीचे देखो हम लोग स्क्वायर खोल रहे हैं, तो ये लीजिए 30 गुणा 10 की घात -4। आगे सोल्व करते हैं, तो एक बार चलो इसको 9 रूप में लिख लेते हैं, 9 गुणा 2 ही लिख लेते हैं आगे। तो 3 3 9 कट जाएगा, नीचे देखो 1 और 2, 10 की घात 2, नीचे 10 की घात -4, 10 की घात -2 बच जाएगी नीचे, मतलब ऊपर बचेगा 3 दूनी 6 गुणा 10 की घात -5 बटे 10 की घात ये 2 और ये 10 की घात -4, 10 की घात -2 शेष ऊपर जाएगी, 10 की घात -3 बच जाएगी, तो F बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन। तो लगने वाले बल का मान इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो गोले 10 माइक्रोकूलम व -20 माइक्रोकूलम आवेश को संपर्क में लाकर उसी ही दूरी पर रख दिया जाए, तब दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमारे पास कितनी अवस्थाएं हैं 2। पहले तो आवेश कितनी दूरी पड़े हुए हैं, कितनी दूरी पर r दूरी पर पड़े हुए हैं। कौन कौन से आवेश है, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक आवेश यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा आवेश यहाँ पड़ा हुआ है। ये वाला आवेश कितना है 10 माइक्रोकूलम, ये वाला आवेश कितना है -20 माइक्रोकूलम आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली कितनी दूरी है r है। तो इनके मध्य कोई ना कोई बल लगेगा, तो मैं मानता हूं L लगने वाला बल F बराबर क्या होता है K Q1 Q2 पर r स्क्वायर। Q1 कितना है 10 माइक्रो मतलब 10 की घात -6, Q2 कितना -20 गुणा 10 की घात -6 अपॉन कितना r स्क्वायर। ओके तो F बराबर लगने वाला बल कितना हो गया, ये हो गया K इंटू ये माइनस का चिन्ह -200 गुणा 10 की घात -12 बटा r स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ओके पहली स्थिति आ गई कि जब ये दोनों इतनी दूरी पर रखे जाते तब लगने वाला बल हो गया इतना। अब प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि इन दोनों आवेशों को संपर्क में लाया जाता है। क्या किया जाता है, संपर्क में लाया जाता है और संपर्क में लाकर फिर अलग कर दिया जाता है, तब लगने वाले बल का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो मैं मानता हूं ये F1 ये पहली कंडीशन है। ओके F2 कंडीशन क्या कहती है, इन दोनों आवेशों को एक जगह लाया जाता है, और हम जानते हैं जब दो आवेशों को एक जगह लाया जाता है या दोनों आवेशों को एक जगह मिलाया जाता है, तब यहां पर जो दोनों आवेश हैं टच होने के बाद या मिलने के बाद जैसे अलग होते हैं, तो टोटल आवेश है दोनों पर बराबर भागों में बंट जाता है। तो देखिए यहां इसके पास कितना आवेश 10, इसके पास कितना -20, जब दोनों मिलेंगे तो यहां पर टोटल आवेश कितना बच जाएगा -10, और अलग अलग करेंगे तो आधा आधा बच जाएगा, कितना हो जाएगा -5 मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर, जब आवेशों को मिलाकर अलग किया जाता है तब दोनों पर -5 माइक्रोकूलम आवेश शेष बचता है, तब दोनों पर लगने वाला बल बोला है बराबर वही K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K का मान ये K Q1 व्हाट इज Q1 -5, ये लीजिए -5 माइक्रो 10 की घात -6, Q2 भी यही -5 10 की घात -6 अपॉन R स्क्वायर, दूरी वही है R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, ये लीजिए K इंटू 25 गुणा 10 की घात -12 अपॉन R स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना, मतलब हम क्या करेंगे, ये F2 मानता हूं तो F1 डिवाइडेड बाई F2 करेंगे, तो F1 की वैल्यू कितनी माइनस का K इंटू 200 गुणा 10 की घात -12 अपॉन R स्क्वायर। जैसे हम इसमें इसका भाग देंगे तो ये किस प्रकार से बन जाएगा, इसमें हम लोग इसका भाग देंगे F2 का, तो F2 करेंगे रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा R स्क्वायर, तो R स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा K गुणा 25 गुणा 10 की घात -12। तो कौन कौन कैंसिल, K से K कैंसिल,
10 की घात -12, 10 की घात -12 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल। बताओ यहाँ 25 से 200 कट गए कितनी बार? 8 बार। मतलब यहाँ क्या बचेगा? -8:1। मतलब इस स्थिति में कब? जब ये आवेश और ये आवेश एक बार पहले ऐसे दूरी पे पड़े हुए थे r दूरी पर, तब लगने वाला बल F था और F1 था। और जब मैंने दोनों को मिलाया और मिलाकर जब अलग किया तो लगने वाला बल ये हुआ, और दोनों बलों का जो अनुपात है वो कितना आया? -8:1 आया। उसको करेंगे हम लोग इस प्रकार से सोल्व। अगला क्वेश्चन है C पर विद्युत क्षेत्र की गणना हमें करनी है। तो देखिए मैं एक बार डायग्राम दोबारा बना लेता हूं। मेरे पास एक त्रिभुज पड़ा हुआ है। मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? एक त्रिभुज। और दिया गया है चित्र में कि ये समबाहु त्रिभुज है। ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है और ये भुजा भी A है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। A पॉइंट पर प्लस Q आवेश पड़ा हुआ है, B पॉइंट पर भी प्लस Q आवेश पड़ा हुआ है, और मुझे इस C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है बाहर की तरफ। तो प्लस Q आवेश के कारण इस C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी बाहर की तरफ, इस प्रकार से। ये B के कारण है, इसलिए मान लो इसको EB सदिश। ओके, इसी प्रकार से इस A बिंदु पर उपस्थित प्लस Q आवेश के कारण इसी कारण भी दिशा होगी बाहर की तरफ। तो ये लीजिए, इसको मान लेता हूं मैं EA सदिश। ये पॉइंट C था। ओके, और हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं, और कोणों का मान जो होता है वो कितना डिग्री होता है? 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। मतलब, और ये कोण C समबाहु कोण इसलिए कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। अब हमारे पास हमने देखा कि कितने सदिश हैं हमारे पास? 2 सदिश राशियां हैं, और दोनों सदिशों के मध्य कितना कोण बना हुआ है? थीटा कोण बना हुआ है, और हमें इसका परिणामी निकालना है। तो 11वीं क्लास में हमने सदिश का परिणामी योग जो प्राप्त होता था उसका हमने फॉर्मूला निकाला था, और वो रिजल्टेंट फॉर्मूला आया था R बराबर √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा। ओके, हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग राशि मान सकते हैं। P को मान सकता हूँ मैं EA और Q को मान सकता हूँ मैं EB, और आगे मान रख के सोल्व कर सकता हूँ। थीटा का मान कितना दिख रहा है हमें? 60 डिग्री दिख रहा है। तो इसके अनुसार हमारे पास जो E परिणामी आएगा किस बिंदु पर? बिंदु C पर, उसका मान हो जाएगा बोलो कितना? E1 क्या? EA² प्लस EB² प्लस 2EA cos थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। ओके, हम लोग मान रखते हैं √। और हम जानते हैं जो विद्युत बिंदु आवेश होता है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है कितनी? KQ/R²। कितनी होती है? KQ/R²। और हमें पता है यहाँ पर R कितना है? A दे रखा है। तो बताओ EA का मान कितना हो जाएगा? EA का मान हो जाएगा KQ/R कितना है? A। तो KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस EB का मान रखें तो EB का मान भी कितना जाएगा? EB, ये रहा EB। दूरी कितनी है? A है, आवेश कितना है? Q है। तो कितना? KQ/A² का होल स्क्वायर प्लस 2EA का मान कितना? KQ/A² इंटू EB का मान कितना? KQ/A² इंटू थीटा का मान कितना? 60 डिग्री, और cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं हम लोग √। अब एक बार ध्यान से देखिए, ये KQ/A² तो हो जाएगा KQ/A² का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, KQ/A² का होल स्क्वायर, एक ये बढ़ा, दूसरा ये बढ़ा, तीसरा ये बन गया। मतलब कितने अंदर हो गए? अंदर हो गए 3 गुणा KQ/A² का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे बताओ, ये स्क्वायर इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, √3 लगेगा, तो साथ में √3 इंटू KQ/A²। तो प्यारे बच्चों, यहाँ जो बिंदु C होता है, जो बिंदु C है, इस बिंदु C पर A और B पर उपस्थित आवेश के कारण जो तीव्रता प्राप्त होती है विद्युत क्षेत्र की, वो कितनी प्राप्त होगी? √3 इंटू KQ/A²। अगला क्वेश्चन है निकाय का द्विध्रुव गुण ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पड़ा हुआ है यहाँ पर। ओके, मैं इसको वापस बना लेता हूँ एक बार। मेरे पास एक निकाय दे रखा है। निकाय तो इस प्रकार से है, मैं निकाय बना लेता हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास एक निकाय है जो इस प्रकार से दे रखा है, और यहाँ पर भुजा A है, ये भुजा भी A है और ये भुजा भी A है। यहाँ बिंदु B है, यहाँ बिंदु C है, यहाँ बिंदु A है, और यहाँ पर -Q आवेश उपस्थित है, यहाँ पर भी -Q आवेश उपस्थित है, और यहाँ पर बिंदु A पर 2 + 2Q कूलम आवेश उपस्थित है। हमें ज्ञात क्या करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव आघूर्ण। और हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो होता है P बराबर Q × 2A होता है।
Q इंटू 2a। यहाँ 2a क्या है, दो आवेशों के बीच के मध्य की अल्प दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण को हमने परिभाषित किया था कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। लेकिन फिलहाल यहाँ पर 2a ना हो गए, क्या है, a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर P बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू a हो जाएगा। ओके, अब और हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, मतलब इसकी दिशा होगी इस तरफ और इसकी दिशा भी होगी इस तरफ। मैं इसको मान लूं कि जो B है इसके कारण मैं मान लूं PB है जिसकी दिशा इस तरफ और इसके कारण दिशा इस तरफ है, मैं इसको मान लेता हूं PC। ओके, अब आप देखिए ये जो दिशा होगी इस दिशा के कारण ये द्विध्रुव किस प्रकार से बनेगा। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पर द्विध्रुव बनता हुआ है कि नहीं बन रहा है वो देखते हैं पहले। यहाँ कितना कूलम आवेश है, 2 कूलम है। यहाँ कितना आवेश है, 2 कूलम है, 2 Q है। तो इस 2Q को मैं क्या इस प्रकार से मान सकता हूं, इस 2Q को मैं लिख सकता हूं प्लस Q और प्लस Q। जैसे मैं इसको प्लस Q लिखता हूं तो हमारे पास 2 द्विध्रुव का निर्माण होता है। कितने द्विध्रुव होगा, 2 द्विध्रुव। कौन कौन से, ये प्लस Q माइनस Q एक द्विध्रुव है और ये प्लस Q माइनस Q दूसरा द्विध्रुव है। अच्छा, 2 द्विध्रुव का निर्माण हो गया, 2 द्विध्रुव का निर्माण हुआ तो 2 द्विध्रुव आघूर्ण बन जाएंगे और हमें परिणामी बिंदु पर आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम लोग एक बार इनकी दिशाओं की बात करते हैं तो माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ, मतलब ये बनेगा इस तरफ से, और इसका भी माइनस आवेश से प्लस आवेश तरफ इस तरफ बनेगा। और ये हो जाएगा कौन, PB सदिश, ये हो जाएगा कौन, PA सदिश। और आप जानते हैं ये भुजा A है, मतलब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। और हमें ध्यान से दिख रहा है अगर ये कोण 60 डिग्री का है तो ये कोण भी कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का, सी साइड में वो कोण। ओके, तो चूंकि PA और PB द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है तो हमें सदिश का परिमाण निकालना है। परिमाण का फॉर्मूला हम जानते हैं, परिमाण का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा होता है। ओके, तो इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ अप्लाई करते हैं तो जो P परिणामी आएगा वो P परिणामी आएगा रूट ऑफ PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस 2PA PB cos थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। ओके, P बराबर रूट ऑफ, हमने यहाँ पर पहले से ऑलरेडी P निकाल रखा है। P क्या होता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश के बीच की अति अल्प दूरी। कौन है, A, इसका गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब P और PB का मान क्या रहने वाला है, एक समान। तो देखो ध्यान से, यहाँ क्या रखूंगा मैं, Q इंटू A का होल स्क्वायर प्लस Q इंटू A का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू Q इंटू A और PB का मान भी कितना, Q इंटू A इंटू cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहां देखिए आप P बराबर रूट ऑफ, आप ध्यान से देखिए यहां देखो Q इंटू A का होल स्क्वायर, Q इंटू A का होल स्क्वायर, और यहां देखो Q इंटू A का होल स्क्वायर। तो कितने Q इंटू A का होल स्क्वायर हो गया, 1 2 और 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं अंदर, 3 गुणा Q इंटू A का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखिए ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर कितना बचेगा, √3। तो हो जाएगा √3 इंटू Q इंटू A। ये क्या हो जाएगा, इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, जो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप आवेशित चालक B व C F बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं। तो दो चालक पड़े मेरे पास, कौन से, B और C। तो मैं दो चालक ले रहा हूं, मेरे पास एक चालक है B और एक चालक है C, जो कितने बल से प्रतिकर्षित हो रहे हैं, F बल से प्रतिकर्षित होने का मतलब समान आवेश है। तो मैं मानता हूं इस पर Q आवेश है प्लस Q आवेश, और इस पर कितना आवेश है, प्लस Q आवेश है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तीसरा चालक अनावेशित है, तो तीसरा चालक मानता हूं मैं पहले वो A है, तो मैं तीसरा कोई चालक लेता हूं A। ये लीजिए यहाँ पर तीसरा चालक पड़ा हुआ है A, और ये जो A है वो अनावेशित है। क्या है ये, अनावेशित, इसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं है। अब क्या किया, जिसे पहले B के संपर्क में लाया जाता है, जिसे कहां संपर्क में लाया जाता है, B के संपर्क में। B पड़ा है बेचारा, तो इसको कहां ले गया मैं, B के संपर्क में। और आप जानते हैं जैसे ही किसी एक आवेशित के पास दूसरा अनावेशित ले जाते हैं, या फिर एक आवेश के पास दूसरा आवेश ले जाते हैं, तो जो टोटल आवेश बटता है वो बराबर भागों में बट जाता है। तो आप ध्यान से देखिए, इसके पास कोई आवेश उपस्थित नहीं था, ये कहां चला गया,
बी के पास लाए, जैसे बी के संपर्क में आएगा, चूंकि ये भी चालक है ये भी चालक है, तो अब इसका पुनर्वितरण हो जाएगा। और जैसे हम लोग दोनों को अलग अलग करते हैं तो जो परिणामी आवेश होगा वो परिणामी आवेश जो टोटल आवेश है उसका आधा आधा बढ़ जाएगा। मतलब इसके पास कितना आवेश है Q, तो जैसे संपर्क में लाने के बाद इसको अलग करेंगे, यहाँ कितना आवेश हो जाएगा A/, इसका भी आधा और इसका भी आधा। मतलब जैसे मैं इसको यहाँ से अलग करता हूं तो ये तो संपर्क में ले जाने के बाद तो जैसे क्या करते हैं, संपर्क तोड़ते हैं, तत्पश्चात संपर्क के पश्चात क्या हो जाएगा, A पर कितना आवेश रहेगा Q/2 और B पर कितना आवेश रहेगा Q/2। ओके, उसके बाद चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा हुआ है, C के संपर्क में लाकर किसको, एक को C के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। अब मैं क्या करूंगा, इस एक को कहां ले जाता हूं, C के संपर्क में, तो ये ले जाओ भाई साहब इसको C के संपर्क में। और हम जानते हैं इसके खुद के पास कितना आवेश Q/2, इसके पास कितना आवेश Q, तो पहले दोनों का आवेश जुड़ेगा और उसके बाद में अलग करेंगे तो दोनों का आवेश आधा आधा बट जाएगा। तो जैसे ये जहां जाएगा तो A और C दोनों के पास कंबाइंड आवेश कितना आवेश रहेगा, Q/2 प्लस Q, कितना हो जाएगा 2 LCM 3, तो हो जाएगा 3Q/2। मतलब A और C के पास इतना आवेश है। जैसे मैं इसको अलग करूंगा यहाँ से, जैसे मैं क्या करूंगा, इस A को अलग करूंगा तो A और C पर अलग अलग आवेश बढ़ जाएगा और वो आधा आधा जगह इस आवेश का, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 3Q/2, इसका आधा मतलब डिवाइड बाई 2, तो कितना 3Q/4, और C के पास भी कितना रहेगा 3Q/4 आवेश। ओके, अब क्या बोलता है, तो B व C की नवीन प्रतिकर्षण बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब इस स्थिति में इस B और इस C इन दोनों के मध्य कितना प्रतिकर्षण बल लगता है उसका मान हमें ज्ञात करना है। क्योंकि पहली स्थिति में जब ये ऐसे पड़े हुए थे तब लगने वाला बल का मान कितना था, K Q1 Q2 अपॉन B से दूरी मान लो मैं R मानता हूं तो कितना R², मतलब कितना रहेगा KQ² अपॉन A²। ये तो कब, जब ये गोला इसके नजदीक हम लेकर नहीं आए थे। अब जैसे हम लोग पूरी क्रिया कर लेते हैं प्रश्नानुसार, तब A का मान ये तब B का मान ये बचता है और C का मान ये बचता है। तो इन स्थिति में लगने वाले प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो बोलो F बराबर यहाँ क्या होगा Q1 का मान कितना Q/2, तो ये लीजिए Q/2, Q2 कितना 3Q/4 अपॉन R², ये लीजिए R²। फॉर्मूला है हमने Q1 Q2 अपॉन R², Q1 कितना ये और Q2 कितना ये। तो F बराबर देखो मान कितना हो जाएगा K इंटू Q और Q कितना Q² इंटू साथ में ऊपर कितना 3 अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8 नीचे आ जाएगा तो कितना R² इंटू 8। अब ये नई स्थिति बनी है। आप देखिए पुरानी स्थिति कितनी थी, पुरानी स्थिति में F का मान कितना था KQ² अपॉन A²। आप ध्यान से देखिए KQ² अपॉन A², इसका मान कितना है F है, तो मैं इसको मान लेता हूँ F डैश, नया प्रतिकर्षण बल लगता है तो F डैश का जो मान होगा वो मान देखो F, ये किसका मान है F का मान है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ F इंटू 3/8। मतलब जब नवीन स्थिति बनती है ये सब प्रोसेस करने के बाद में, तो नवीन स्थिति में लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल होता है वो प्रारंभिक स्थिति में लगने वाले प्रतिकर्षण बल की तुलना में कितना होता है 3/8 गुना ज्यादा होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 माइक्रोकूलाम व -10 माइक्रोकूलाम के दो आवेशों को 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। तो प्रश्न अनुसार क्या, मेरे पास दो आवेश पड़े हुए हैं, मैंने माना एक आवेश यहाँ है दूसरा आवेश यहाँ पर है। पहला आवेश A बिंदु पर माना, दूसरा आवेश B बिंदु पर माना। यह आवेश कितना है +10 माइक्रोकूलाम आवेश है, और ये चलो इधर लिख लेता हूँ -10 माइक्रोकूलाम आवेश है, और यहाँ लिख लेता हूँ प्लस का 10 माइक्रोकूलाम आवेश। ओके, दो आवेश रखे, दोनों की मध्य दूरी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों की मध्य दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये लीजिए 2 सेंटीमीटर दूरी है। ओके, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये द्विध्रुव बनता हुआ दिख रहा है आपको। क्या दिख रहा है, द्विध्रुव। क्यों दिख रहा है, 2 परिमाण में समान प्रकृति विपरीत आवेश अति अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। अब आगे बढ़ो, इसके अक्ष व निरक्ष रेखा पर, इसके अक्ष और निरक्ष रेखा पर द्विध्रुव के केंद्र से, मैं मानता हूं द्विध्रुव केंद्र यहां पर उपस्थित है, ये लीजिए O, तो इसके केंद्र से कहां दूरी, कितनी दूरी पर 60 सेंटीमीटर दूरी पर अक्ष और निरक्ष को निकालना है। तो मैं लिखता हूं अक्ष इस प्रकार से आएगा और निरक्ष इसके लंबवत आएगा। तो अक्ष कितनी दूरी पर, यहां से 60 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें ये अक्ष होगा, ये अक्ष होगा, और यहां होगा
ई निरक्ष, इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मुझे मान ज्ञात करना है। तो हम क्या जानते हैं, चूंकि ई अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव कारण होती है 2kp/r³, जबकि निरक्ष के ऊपर होती है ई निरक्ष, हमने डेरिवेशन पढ़ा था इसका, वो होती है kp/r³। ओके, यहाँ पर P क्या होता है, P होता है द्विध्रुव आघूर्ण, और हम जानते हैं चूंकि द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है वो P होता है Q × 2a। हियर व्हाट इज 2a? 2a होती है दोनों के बीच की दूरी, दोनों कौन, दोनों आवेश के मध्य की दूरी। तो आप यहाँ से P निकाल सकते हैं पहले, तो हम जानते हैं चूंकि तब यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, Q कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो लीजिए 10 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 इंटू 2a क्या है, मध्य की दूरी कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर को मीटर में लेंगे तो 10⁻²। तो बताओ कितना आ जाएगा, P बराबर आ जाएगा, ये लीजिए 20 × 10⁻⁸, और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम × मीटर। कूलाम × मीटर क्यों हुआ, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम × दूरी का मात्रक मीटर। ओके, आगे चलते हैं, यहां से हमारे पास P आ गया, तो हम लोग ई अक्षीय बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैं ज्ञात कर रहा हूं, ई अक्षीय बराबर मान है 2 गुणा, ये निर्वात में तो k का मान 9 × 10⁹, तो 9 × 10⁹ इंटू P का मान ये पड़ा, ये कितना है 20 × 10⁻⁸ अपॉन r³ क्या है, सेंटर पॉइंट से, इस द्विध्रुव के सेंटर पॉइंट से उस बिंदु P की दूरी है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 60 गुणा सेंटीमीटर मतलब 10⁻², और इसका भी क्या लिखेंगे क्यूब, तो ये लीजिए क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो हो जाएगा ये ई अक्षीय बराबर, ये हो जाएगा 9 दूनी 18 36, ये हो जाएगा 360 गुणा, ये 10⁻9 है, 10⁻⁻8, तो 10 की घात, ये 1 10 बच जाएगा, तो 10 बटा नीचे तो क्या हो जाएगा 60 गुणा, ये देखो 10⁻2 का क्यूब, तो जाएगा 10⁻6। आगे सॉल्व करते हैं, ये 6 6 36, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा कितना, तो ई अक्षीय बराबर मान प्राप्त हो जाएगा, ऊपर जाएंगे 10⁻6 बटा नीचे कितना 60, मतलब ये आ जाएगा, देखो एक बिंदु हम ऐसे कैंसिल करेंगे तो जाएगा 10⁵5 बट्टा 5 बट्टे 6, या मैं लिखता हूं इसको 10 बट्टा 6 गुणा 10⁴ और ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो न्यूटन प्रति कूलाम। ये किसका मान हो गया, ई अक्षीय का मान हो गया। ओके, मुझे निरक्षीय भी निकालना है, मुझे क्या निकालना है निरक्षीय, तो हम जानते हैं, देखो ई अक्षीय कितना है 2kp/r³ और ई निरक्षीय कितना है kp/r³, और जो निरक्ष है इसका मान कितना है, आधा मान है, तो जब हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, आधा कर देंगे इसको, तो वो किसका मान प्राप्त होगा, ई निरक्ष का। तो मैं साथ में लिख लेता हूं, तथा ई निरक्ष बराबर क्या हो जाएगा, ई अक्ष डिवाइडेड बाई 2, तो ई अक्ष का जो मान आए उस मान में किसका भाग देंगे हम लोग, 2 का भाग देंगे, तो किसका मान बन जाएगा, ई निरक्ष का मान बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कणों के त्वरणों का हमें अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लिख लेता हूं, अगला जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, वो है कि हमें प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। तो इनके त्वरण को हम लोग किसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं, मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, मुझे ज्ञात करना है ए ऑफ प्रोटॉन अनुपात ए ऑफ ड्यूटेरॉन अनुपात ए ऑफ अल्फा कण, मुझे इन कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। ओके, और जैसा कि प्रश्न अनुसार हमें दिख रहा है क्या कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण सारे किसमें उपस्थित है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित, विद्युत क्षेत्र में उपस्थित हैं, और हमें दिख रहा है प्रोटॉन पर भी आवेश होता है, ड्यूटेरॉन भी आवेशित करना है, अल्फा कण में भी आवेश है। तो आप देखिए ध्यान से, जब किसी आवेश को हम लोग विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो हमें पता है उस पर विद्युत बल लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, F/Q होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के प्रकार से ऐसे होता है। तो बताओ लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। मतलब
अगर जब मैं किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखता हूं तो उस पर इतना बल लगता है। और आप साथ साथ जानते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देता हूं, साथ साथ जानते हैं आप F बराबर क्या होता है, ma, न्यूटन की गति का नियम में हमने पढ़ा था। ये हो गया नंबर 2। हम दोनों समीकरणों को मिलाते हैं, दोनों समीकरणों को देखें ध्यान से, तो क्या बन जाता है, ma बराबर क्या बन जाता है, q इंटू ई। हमने दोनों को बराबर क्यों रखा, क्योंकि ये भी बल है और ये भी बल है, तो दोनों को बराबर रख सकते हैं हमने। तो हमें क्या याद रखना था, a, तो a बराबर क्या जाएगा, QE अपॉन m। ओके, हमारे पास यहाँ त्वरण का फॉर्मूला आ गया, ये होता है। अब प्रश्नानुसार मैं किस किस का त्वरण निकालना है, प्रोटॉन का निकालना है, ड्यूटेरियम निकालना है और अल्फा कण का निकालना है। विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से है, यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन रहेंगे, Q रहेगा और M रहेगा। तो जिस कण का त्वरण निकालना उसका हमें अल्फा, उसका हमें आवेश रखना है, उसका हमें द्रव्यमान रखना है। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले ये P। तो मैं अगर AP की बात करूं, प्रोटॉन का त्वरण ज्ञात करना चाहूं, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, Q ऑफ P इंटू E बटा यहाँ क्या लिखूंगा, M ऑफ P। ओके, समीकरण नंबर मानता हूं इसको 2, इसको मान लो समीकरण, सॉरी इसको 1, इसको ए मान लेता हूं समीकरण 1, इसको मानता हूं समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से मुझे किसका निकालना है, ड्यूटेरॉन का। तो ए ऑफ ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन क्या बोलेगा, यहां हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें आवेश और द्रव्यमान चेंज करना है। जिस कण का निकाले उस कण का, हमें किसका निकालना है, ड्यूटेरॉन का। तो आवेश किसका रखेंगे, ड्यूटेरॉन का। तो Q ऑफ D इंटू विद्युत क्षेत्र एक समान रूप से है, द्रव्यमान किसका, ड्यूटेरॉन का, तो M ऑफ D बराबर। अब एक छोटी सी बात याद रखें, आप क्या याद रखें, हम लोग लिखेंगे साइड में, चूंकि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो ड्यूटेरॉन का आवेश होता है, ड्यूटेरॉन का जो आवेश होता है वो आवेश प्रोटॉन के आवेश के बराबर होता है, जबकि जो ड्यूटेरॉन का द्रव्यमान होता है M ऑफ D होता है, वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, मतलब 2 इंटू M ऑफ P होता है। तो अब ये दोनों बातें हम लोग यहाँ रखेंगे, तो बताओ क्या हो जाएगा, Q ऑफ D की जगह क्या रख सकते, Q ऑफ P, तो मैं रखा Q ऑफ P इंटू ई बटा, हम लोग यहाँ रखेंगे M ऑफ D, M ऑफ D की जगह क्या रख सकते हैं, 2 इंटू M ऑफ P, इसको रखा मैंने समीकरण नंबर 4। आगे हमें और किसको निकालना है, हमें और निकालना है अल्फा कण के लिए, तो हम लोग लिखेंगे A ऑफ अल्फा। तो A ऑफ अल्फा, A ऑफ अल्फा के लिए क्या करेंगे, वही यहाँ पर Q ऑफ अल्फा इंटू E अपॉन M ऑफ अल्फा। ओके, हम इसके लिए भी जानते हैं, अल्फा कण के लिए क्या जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो Q ऑफ अल्फा होता है, अल्फा कण का जो आवेश होता है वो आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है, जबकि जो M ऑफ अल्फा होता है, M ऑफ अल्फा मतलब अल्फा कण का द्रव्यमान जो होता है वो द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। तो इन सब बातों को जब काम में लेता हूं तो हमारे पास यहां से इक्वेशन बन जाती है, Q ऑफ अल्फा क्या रख सकता हूं मैं, 2 इंटू Q ऑफ P इंटू विद्युत क्षेत्र ऐसा का ऐसा अपॉन M ऑफ अल्फा क्या रख सकता हूं, 4 इंटू M ऑफ प्रोटॉन, समीकरण नंबर 5। अब आप शायद देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि हमने इन सभी चीजों को इस प्रोटॉन के रूप में क्यों बनाया है, क्यों इसलिए बनाया है, क्योंकि हमें इनको, इनमें अनुपात निकालना है, इनमें सब में अनुपात, जो त्वरण बनेगा उसका अनुपात निकालना है। तो हम लोग सभी को एक रूप में बनाना चाहते हैं, इसलिए विद्युत क्षेत्र तो एक समान था, तो मैंने अब सभी चीजों को, जो भी प्रोटॉन था, ड्यूटेरॉन था, अल्फा कण था, इन सभी के आवेशों को और द्रव्यमान को किसी रूप में बना लिया, प्रोटॉन के द्रव्यमान और इसके आवेश के रूप में बना लिया, ताकि हम लोग आसानी से अनुपात निकाल सकें। अब समीकरण कौन कौन सा काम में लेंगे हम लोग, समीकरण A, समीकरण 3, समीकरण 4 और समीकरण 5, इन सबको काम में लेंगे और समीकरण 3, 4, 5 का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण A में रखेंगे। तो देखो समीकरण A क्या था, समीकरण A था A ऑफ P अनुपात A ऑफ D अनुपात A ऑफ अल्फा, इसका जो मान होगा वो मान बन जाएगा। सबसे पहले A ऑफ P का मान ये पड़ा, कितना है, Q ऑफ P इंटू E अपॉन M ऑफ P अनुपात, फिर किसका मान रखना, ड्यूटेरॉन का, ड्यूटेरॉन कहाँ पड़ा, ये पड़ा, ये रहा, इसको रखेंगे हम लोग Q इंटू P, Q ऑफ P अपॉन E इंटू 2 ऑफ M P अनुपात, अभी किसका मान रखना है, अल्फा कण का, तो अल्फा कण का ये रहा, तो अल्फा कितना रख सकते हैं, 2 इंटू Q ऑफ P इंटू E अपॉन
4 इंटू एम पी। अब जो करता है उसको काट दें। देखो सब में एम पी आ रहा है तो एम पी से एम पी कैंसिल हो गया। सब में क्यू पी आ रहा है तो क्यू पी कैंसिल हो गया। और ये 2 कितनी बार गया, 2 बार गया। सभी में ई कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास जो नया मान प्राप्त हो रहा है ए ऑफ पी अनुपात ए ऑफ डी अनुपात ए ऑफ एल्फा, जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है कितना, यहाँ देखो 1 अनुपात, यहाँ मिल रहा है हमें 1/2 अनुपात, यहाँ मिल रहा है हमें 1/2। और जब हम लोग इसको वास्तविक अनुपात में बदलते हैं तो ये अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ऑफ पी अनुपात ए ऑफ डी अनुपात ए ऑफ एल्फा, तो बराबर क्या हो जाएगा ये 2, तो 2:1:1 ये अनुपात हमें प्राप्त होता है। ये यहाँ तक बच्चों हमारे जो फर्स्ट चैप्टर था उसके जो आवश्यक जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूमेरिकल्स थे। बाकी न्यूमेरिकल्स आप अपनी बुक से सोल्व कीजिए, अगर नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो क्वेश्चन हम लोग जल्द आपको प्रोवाइड कराएंगे। और अगली जो क्लास होगी वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें हम लोग लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वहां से मेन एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन हर साल आता है। तो आप सभी अपने जो भी दोस्त हैं उन सबको चैनल के बारे में बताइए और वहां तक ये न्यूज पहुंचाइए ताकि उन बच्चों को भी कोई प्रकार का लॉस ना हो सके। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, थैंक यू।